हेलो दोस्तों, वेलकम टू योगेश नवोदय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट 2 जो आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का है। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ मीन बाय एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होते हैं, जिसको हम मिलाव बोलते हैं हिंदी में। तो फिर इस एग्रीगेट होता क्या है और डिस्क्राइब देयर क्लासिफिकेशन। इसको आपको क्लासिफाइड करना है, कौन कौन से बेसिस पे इसको जो है क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीगेट होता क्या है। तो दीज आर इनर्ट मटेरियल्स विच आर मिक्सड विथ बाइंडिंग मटेरियल सच एज सीमेंट एंड लाइम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोर्टर और कंक्रीट। तो ये एक इनर्ट मटेरियल होता है। इनर्ट मटेरियल क्या होते हैं कि जिनको मिलाने पे हम किसी भी मिक्सचर में अगर मिलाते हैं तो उनका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है। मतलब किसी जो है इनर्ट, मतलब इनर्ट गैस आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, तो वो ऐसी गैस होती हैं मतलब उनको उनको जो है मिलाने पे कोई अदर रिएक्शन नहीं होती। जैसे सीमेंट को मिलाते हैं तो वो रिएक्शन करती है, वैसे एग्रीगेट जो होता है वो इनर्ट होता है। तो इसको हम मिक्स करते हैं बाइंडिंग मटेरियल के साथ। बाइंडिंग मटेरियल आपके हो सकते हैं सीमेंट हो सकता है और लाइम हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ मोर्टर जब बनाते हैं या कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट मिक्स, उसमें इसको हम यूज करते हैं। तो एग्रीगेट आर यूज टू फिलर इन मोर्टर। मोर्टर में फिलर का काम करते हैं ये। एंड कंक्रीट, मोर्टर और कंक्रीट में फिलर का भी काम करते हैं। एंड आल्सो रिड्यूस देयर कॉस्ट, इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि ये वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। फिर है इसका क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। सबसे पहला है आपका अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल ओरिजिन। तो जियोलॉजिकल ओरिजिन के आधार पे देखते हैं हम। पहला होता है नेचुरल एग्रीगेट। नेचुरल एग्रीगेट क्या होते हैं? नेचुरल एग्रीगेट these are generally obtained from natural deposits of sand gravel from quarries while cutting rocks। मतलब ये है कि रॉक्स वगैरह जो होती हैं, चट्टानें, वहाँ से जो टूट के हमें जो एग्रीगेट बनाए जाते हैं या मिलते हैं सैंड के फॉर्म में, ग्रेवल के फॉर्म में, ये सारे जो हैं एग्रीगेट हैं। तो ये आपका चट्टान से बनते हैं। तो ये नेचुरल डिपॉजिट से मिलते हैं हमको, तो इनको नेचुरल एग्रीगेट बोलेंगे। These are cheapest among them natural sand, gravel which have been reduced their present size natural agents such as water, wind and snow। तो ये वाटर के साथ में आते हैं या विंड के साथ, जब भी हवा चलती है उसके साथ में लुढ़कते हैं, चले आते हैं, तो उनका साइज़ जो है चेंज होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, कम हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये चीपेस्ट होते हैं, थोड़ा सस्ते पड़ जाते हैं। नेचुरली जो हमें एग्रीगेट मिलते हैं वो सस्ते पड़ जाते हैं अदर देन जो मार्केट से हम लाते हैं वो। तो द रिवर डिपॉजिट्स आर मोस्ट कॉमन एंड आर गुड क्वालिटी। जो रिवर डिपॉजिट्स होगा, रिवर डिपॉजिट से आपको जो एग्रीगेट मिलेगा वो मोस्ट कॉमन, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। फिर दूसरा है आपका आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो इसमें जो है आर्टिफिशियल एग्रीगेट मतलब मैन मेड, जो हम खुद बनाते हैं चट्टान को लाके या पत्थर को लाके तोड़ के मशीन द्वारा, वो होते हैं। जैसे कि मोस्ट वाइडली यूज आर्टिफिशियल एग्रीगेट आर क्लीन ब्रोकन ब्रिक्स, मतलब ईंट को तोड़ के, या एयर कूल्ड फ्रेश ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या होता है? जो इंडस्ट्री वगैरह में जो क्या कहते हैं, बहुत जैसे उसका क्या कहते हैं, कोई भी मिनरल होते हैं उसको यूज करते हैं, फिर फैक्ट्री के बाहर जो निकलता है क्या कहते हैं तो उसको, वो होता है आपका स्लैग। जो मिनरल के बहुत ही महीन कण होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एयर कोल्ड, मतलब एयर के, उनको एयर के जो कांटेक्ट में लाके उनको ठंडा किया जाता है, उससे जो हमें मिलता है उसे फ्लैश जो है फ्रेश ब्लास्ट फर्नेस सेलेक्ट बोलते हैं। फर्नेस मतलब भट्टियाँ, तो भट्टियों से जो निकलता है स्मोक वगैरह उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसी को हम स्लैग बोलते हैं। फिर है ब्रोकन ब्रिक्स गुड क्वालिटी प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री एग्रीगेट मास कंक्रीट और नॉट सुटेबल फॉर रेनफेड्स कंक्रीट वर्क। मतलब जो आपका ब्रिक का होगा, ब्रिक से जो हमें एग्रीगेट मिलेगा उसको तोड़ के बनाएंगे, चाहे जितनी अच्छी हो, गुड क्वालिटी की ब्रिक को अगर हम तोड़ देते हैं तब भी आप जो है सेटिस्फाई नहीं हो सकते,
कि अच्छी क्वालिटी ये जो है देगा, क्योंकि इसको हम आरसीसी के साथ नहीं यूज कर सकते। रेनफोर्स जो कंक्रीट वर्क कराएंगे आप, आरसीसी जिसमें सरिया वगैरह यूज करते हैं, वहाँ पे इसका यूज हम नहीं कर सकते। इफ़ क्रशिंग स्ट्रेंथ ब्रिक इज लेस देन 30 to 35 मेगापिक्सल, अगर जो है ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ 30 से 35 कम है तो ये जो है आरसीसी वर्क के लिए सुटेबल नहीं रहता है। इसके अगर टुकड़े वहाँ पे यूज कर रहे हैं एग्रीगेट के फॉर्म में, इसी वजह से हम ये आर्टिफिशियल मैक्सिमम टाइम नहीं यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली उसी को यूज करते हैं, नेचुरल एग्रीगेट को। ओके, जो रिवर डिपॉजिट वगैरह होते हैं। फिर द ब्रिक्स शुड बी फ्री फ्रॉम लाइम वाटर एंड लाइम सल्फेट प्लास्टर। तो ब्रिक जो है आपका फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें लाइम नहीं होना चाहिए। लाइम वाटर से फ्री रहता है, और लाइम सल्फेट प्लास्टर में भी नहीं यूज करते हैं लाइम को, ये फ्री होना चाहिए उससे, उसमें उसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए, मतलब लाइम की वाटर में। फिर देखिए द ब्रिक्स एग्रीगेट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वाटर प्रूफ कंस्ट्रक्शन। जो आपका ब्रिक का एग्रीगेट होगा वो सुटेबल नहीं रहेगा वाटर प्रूफ कंस्ट्रक्शन में। जहाँ पे वाटर प्रूफ कंस्ट्रक्शन हमको कराना है वहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे। ब्रिक्स के जो एग्रीगेट होंगे, ब्रिक्स के टुकड़े होंगे। देखिए इट हैज़ पुअर रेजिस्टेंस टू वेयर एंड हेंस इज़ नॉट यूज्ड इन कंक्रीट फॉर द रोड वर्क। इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वेयरिंग करने की, वेयर रेजिस्टिंग टू वेयर होती है, जो वेयर मतलब घर्षण करने की। जैसे रोड पे हम व्हीकल चलती है, व्हीकल के टायर के बीच और जो है रोड के बीच में जो होता है वो वेयरिंग रेजिस्टेंस होती है। तो बहुत ही कम वेयरिंग रेजिस्टेंस इसमें रहती है, इस वजह से हम इसको कंक्रीट के साथ में यूज नहीं कर सकते। जहाँ पे रोड वर्क हमको कराना है तो रोड वर्क में इसका यूज नहीं करते। फिर अगला देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़ के बेसिस पे एग्रीगेट देखते हैं। सबसे पहला है फाइन एग्रीगेट। अभी हम देख रहे थे जियोलॉजिकल ओरिजिन के आधार पे, एक था आपका नेचुरल, दूसरा था आर्टिफिशियल। साइज़ के आधार पे देखेंगे तो एक फाइन होगा, फिर कोर्स होगा, फिर ऑल इन एग्रीगेट होगा। ये क्या क्या होते हैं? फाइन देखिए आप, एग्रीगेट विच पासेस थ्रू 4.75 mm sieve and retained on 75 micron sieve are known as fine aggregate। तो वो एग्रीगेट, वो मिलावट जो 4.75 mm चलनी से सीव से पास हो जाए, बट रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन सीव, मतलब 75 की माइक्रोन की जो सीव होगी उस पर रिटेन होना चाहिए, उसको रुकना चाहिए। इससे पास हो जाना चाहिए, इस पर रुकना चाहिए, उससे हम क्या कहेंगे? फाइन एग्रीगेट। इतना याद रखेंगे कि 4.75 mm से तो पास हो जाएगा, लेकिन जो 75 mm है उस पर रुक जाएगा। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट कोर्स एग्रीगेट। तो इससे ही ये भी रिलेट करता है। इसमें क्या होता है? रिटेन्ड ऑन 4.75 mm, मतलब 4.75 mm पे रिटेन्ड हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। वो मिलावा जिसको हम 4.75 mm की सीव पे पास ना हो, मतलब रुक जाए, नीचे ना गिरे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मतलब कि 4.75 mm से उसका जो है साइज़ बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, तभी तो पास नहीं होगा, उससे बड़ा ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका कोर्स एग्रीगेट। फिर ऑल इन एग्रीगेट क्या होता है? ऑल इन एग्रीगेट देखते हैं। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ बोथ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। जब दोनों को हम साथ में ले लेंगे, उनको दोनों को मिलाते हैं, वो ऑल इन एग्रीगेट आपका बन जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू शेप देखते हैं। शेप के बेसिस पे, शेप के आधार पे कौन कौन से? पहला आपका राउंडेड शेप का। तो राउंडेड शेप में क्या होगा आपका? द एग्रीगेट विद राउंडेड पार्टिकल्स, रिवर और सी शोर ग्रेवल। सी शोर मतलब सी के किनारे, मतलब समुद्र के किनारे जो आपका पाया जाएगा एग्रीगेट ग्रेवल या रिवर के किनारे, उसी को हम बोलते हैं राउंडेड। वो आपको यहाँ भी देखिए एसएससी में क्वेश्चन आया था कि आपका जो रिवर के पास में एग्रीगेट होगा उसका शेप कौन सा होगा? एंगुलर होगा या सर्कुलर, क्या कहते हैं, राउंडेड होगा या फ्लैकी होगा या एलोंगेटेड होगा? तो ऐसा क्वेश्चन आया था। तो वहाँ पे कौन सा मिलता है रिवर के किनारे? राउंडेड। ये आपका क्वेश्चन इसमें भी आया था। हैज़ मिनिमम वाइट रेंजिंग,
इसमें वाइड जो होंगे 32 से 33% होंगे राउंडेड में, और ये रिवर के साइड में मतलब सी शोर पे मिलता है। फिर देखते हैं राउंडेड एग्रीगेट बारे में। द ओनली डिसवांटेज, इसका डिसवांटेज क्या है देखिए, इंटरलॉकिंग बिटवीन इट्स पार्टिकल, क्योंकि जो गोल होगा आप बाल्स लीजिए, गोल वाली बाल्स लीजिए, खूब सारी रख दीजिए, चाहे जितना भी उनको सटा के रखिए उनके पास में जो है गैप बना रहेगा, क्योंकि वो गोल हैं। इस वजह से इनकी जो इंटरलॉकिंग होती है वो बहुत ही कम रहती है, मतलब लेस रहती है, इंटरलॉकिंग जो फोर्स रहेगा वो कम रहेगा। हेंस द डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड इज पुअर, पुअर बॉन्ड बनाएगा, मेकिंग इन अनसुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड पेमेंट। तब जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ आपको चाहिए और पेमेंट वगैरह में इसका यूज बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि स्लिप करेगा, गोल है और इसमें जगह भी रहेगी, बॉन्ड अच्छे से नहीं बनाएगा। फिर अगला देखते हैं इरेगुलर एग्रीगेट। द एग्रीगेट हैविंग पार्टली राउंडेड पार्टिकल्स, पिट, सैंड एंड ग्रेवल, मतलब जो है थोड़ा थोड़ा ये राउंडेड रहते हैं, इरेगुलर और कोनिकल भी हो सकते हैं। इसमें मतलब इसका कोई शेप नहीं, रेगुलर शेप नहीं रहता, इरेगुलर शेप में रहते हैं, जैसे आपकी पिट सैंड हो गई या ग्रेवल हो गया। हैज़ हाइयर वाइड रेशियो, इसका जो है इससे हाई वाइड रेशियो, जो वाइड रेशियो सॉरी वाइड्स, इसके बीच में जो कैप वाइड्स रहेंगे वो 35 to 38%, मतलब 35 से 38% इसमें वाइड्स रहते हैं। इट रिक्वायर्ड मोर सीमेंट पेस्ट, इसको जो है मोर सीमेंट पेस्ट की आवश्यकता होगी, इसमें ज़्यादा सीमेंट पेस्ट लगेगा आपका। फॉर अ गिवन वर्केबिलिटी के लिए, ये जो है अच्छी वर्केबिलिटी के लिए ये इसमें जो है इसमें पेस्ट ज़्यादा लगता है। फिर देखिए एंगुलर एग्रीगेट, द एग्रीगेट विद शार्प, एंगुलर मतलब एंगुलर एंगल इसमें हो, कोनिकल टाइप का हो, ओके। एंगुलर एंड रफ पार्टिकल्स, क्रस्ट रॉक्स, जैसे रॉक्स को पीस दिया जाए, टूटी हुई रॉक्स के जो टुकड़े होंगे वो होंगे आपके एंगुलर। हैज़ मैक्सिमम वाइड्स, इसमें जो है मैक्सिमम वाइड्स होंगे फ्रॉम 38 to 40%। इंटरलॉकिंग बिटवीन गुड, क्योंकि देखिए ये रहेगा कुछ ऐसे, ऐसे आपका रहेगा। अब जो आएगा एग्रीगेट, तो मान लीजिए दूसरा एग्रीगेट हुआ तो ऐसे आ गया, फिर एक आया ऐसे आ गया, तो इसके जो है बीच में ये पूरा पूरा आपका गैप नहीं बनेगा, देखिए गैप नहीं छूटा। अगर गोल है ऐसे है, एक ऐसे भी किए तो ऐसे किए तो इसमें गैप जो है बना रहेगा, कहीं ना कहीं से गैप रहेगा इसमें, देखिए ये गैप है कि ये ऐसे मिलाएंगे तो ये गैप बचेगा। तो इस वजह से इनमें जो है आपकी स्ट्रेंथ कम रहती है सर्कुलर में, और इसमें जो है क्या कहते हैं स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। एंगुलर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है, इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स अच्छा रहता है। फिर चौथा देखिए फ्लैकी एग्रीगेट। फ्लैकी क्या होते हैं? एन एग्रीगेट इज टर्म्ड फ्लैकी व्हेन इट्स लीस्ट डायमेंशन, इसकी जो मिनिमम लीस्ट डायमेंशन होगी या फिर थिकनेस बोल सकते हैं, इज़ लेस देन 3/5, मतलब 3/5, 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, जो मीन डायमेंशन होगी उसका इंटू मीन डायमेंशन का 3/5 रहता है। लीस्ट डायमेंशन जो होगी इसकी थिकनेस होगी एग्रीगेट की, वो लेस देन, लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन, ओके। इतना याद रखेंगे आप इसमें, फ्लैकी में 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन होता है मिनिमम थिकनेस एग्रीगेट की, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लैकी बोलेंगे। फिर देख दिस प्रेजेंस दिस पार्ट की शुड बी रेस्ट्रिक्टिव 10 से 15%, मतलब इसको जो है आप कंक्रीट में 10 से 15% से ज़्यादा नहीं ले सकते। टोटल जो भी एग्रीगेट यूज करेंगे उसमें फ्लैकी यूज कर रहे हैं तो 10 से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट करेगा। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू यूनिट वेट, अब देखते हैं, अभी हमने साइज़ के आधार पे देख लिया, अब यूनिट वेट के आधार पे देखते हैं। ऑन द बेस्ड यूनिट वेट, बेस्ड ऑन यूनिट वेट देख सकते हैं आप एग्रीगेट के टाइप्स, नॉर्मल वेट एग्रीगेट एंड हैवी वेट और हाई डेंसिटी एग्रीगेट भी बोल सकते हैं। थर्ड है लाइट वेट एग्रीगेट। तो इनका जो है यूनिट वेट आप याद रखेंगे। देखिए द कॉमनली यूज्ड एग्रीगेट, जैसे आप कॉमन जो यूज करते हैं, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, क्रस्ट रॉक्स हो गई, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ब्रिक, ब्लास्ट एक्सेट्रा, विच हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन 2.5 से
2.7 प्रोड्यूस कंक्रीट विद यूनिट वेट रेंजिंग 23 to 26 किलोमीटर मीटर क्यूब। मतलब इसकी जो यूनिट वेट होगी 23 से 26 किलोमीटर मीटर की, वो जो स्पेसिफिक ग्रोथ होगी वो 2.5 से 2.7 होगी। फिर देखते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ जो 28 दिन पे ली जाती है वो आपकी 15 से 40 मेगा पास्कल होगी। फिर आगे क्या है, आर टर्म नॉर्मल वेट कंक्रीट, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेट कंक्रीट। तो आप कुछ डाटा इसमें याद रखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखेंगे, 23 से 26 यूनिट वेट और 15 से 40 याद रखेंगे इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो ये आपका नॉर्मल वेट हो जाएगा। और एग्जाम्पल इसमें सैंड, ग्रेवल, क्रस्ट रॉक, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, सैंड स्टोन, ये सारे याद रखेंगे। फिर है आपका हैवी वेट और हाई डेंसिटी एग्रीगेट। इसमें देखिए कंक्रीट हैविंग यूनिट वेट 30, 31, 35, ये सारे आप 57 तक ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 to 57 किलो न्यूटन मीटर क्यूब ऐसे लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। फिर देखिए कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग टिपिकल ज्योथाइट, लेमोनाइट, बैराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, फेरो, फॉस्फोरस, स्क्रैप आयरन रेस्पेक्टिवली। ये इनके कुछ नाम हैं कि इनके नाम के द्वारा हम भी जान सकते हैं। हैवी वेट में ये आते हैं, मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, लिमोटाइट, जियोथाइट और बैराइट। कुछ जो आपको नाम याद रखे वो डाल दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका मेन। ये वेट या यूनिट वेट याद कर लीजिएगा बस। फिर देखिए थर्ड लाइट वेट में कौन कौन से आ जाएंगे। तो लाइट वेट एग्रीगेट में आपका जिनका जो है यूनिट वेट अप टू 12 किलोमीटर मीटर क्यूब, मतलब 0 से लेके 12 तक अप टू 12 किलोमीटर मीटर क्यूब होगा। फिर यूज टू मैन्युफैक्चर द स्ट्रक्चरल कंक्रीट मशीनरी ब्लॉक्स फॉर रिडक्शन द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये जो है वे स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट रिड्यूस करते हैं जहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि इनका यूनिट वेट कम होता है इस वजह से। फिर देखते हैं आगे, डिस्कस दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एग्रीगेट। जो एक अच्छा एग्रीगेट कहलाएगा उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, हम देखते हैं। देखिए फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एग्रीगेट। इट शुड बी प्रेफरेबली क्यूबिकल और स्फेरिकल इन शेप एंड लिमिटिंग पोरोसिटी। इनकी पोरोसिटी जो है एक लिमिट में रहेगी। पोरोसिटी आप कह सकते हैं कि वो जो पानी को पास करने की कैपेसिटी होती है उसको पोरोसिटी हम कह सकते हैं। पोरस कितना है आपका जो एग्रीगेट है वो कितना पोरस है, तो एक लिमिटिंग पोरोसिटी होनी चाहिए और स्फेरिकल या क्यूबिकल शेप में होना चाहिए, वो गुड एग्रीगेट कहलाएगा। फिर है शुड बी केमिकली इनर्ट होना चाहिए, नॉट बी सॉफ्ट एंड पोरस, मतलब और बहुत ज़्यादा पोरस नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, मतलब हार्ड होना चाहिए कुल मिला के, और केमिकली इनर्ट होना चाहिए, उस पर किसी चीज़ का रिएक्शन ना हो, किसी चीज़ का इफेक्ट ना पड़े। देखिए थर्ड, इट शुड बी नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5%। मतलब जो अच्छा आपका मिलावा होगा वो 5% से ज़्यादा पानी नहीं सोखेगा, पानी नहीं एब्जॉर्ब करेगा। इट शुड हैव रफ सरफेस, इसकी जो सरफेस होगी वो खुरदरी रहेगी, एकदम चिकनी नहीं रहेगी, रफ सरफेस रहेगी। इट शुड नॉट रिएक्ट विद सीमेंट आफ्टर मिक्सिंग, इसमें जो है सीमेंट हम मिक्स करेंगे उसके बाद ये रिएक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इनर्ट है तो रिएक्ट नहीं करेगा, सीमेंट से रिएक्शन नहीं होनी चाहिए आफ्टर मिक्सिंग। इट शुड बी ड्यूरेबल एंड स्ट्रांग, मतलब ड्यूरेबल होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इट मस्ट बी क्लीन, मतलब साफ़ होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्स, लम्स नहीं होने चाहिए उसमें। ऑर्गेनिक मटेरियल से भी फ्री होना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल्स नहीं होने चाहिए किसी टाइप के, उसको हम कहेंगे गुड एग्रीगेट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है व्हाट इज़ फाइनेस्ट मॉडल्स। फाइन मॉडल्स क्या होता है, हाउ इज सीव एनालिसिस कंडक्टेड फॉर फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। सीव एनालिसिस के बारे में आपको बताना है कि जो कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के लिए कंडक्ट करते हैं, तो वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं फाइनेस्ट मॉडल्स क्या होता है। फाइनेस्ट मॉडल्स FM शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। द FM इज़ एन इंडेक्स ऑफ एन फाइनेस ऑफ द एग्रीगेट, मतलब कितना फाइन है उसकी फाइनेस को, महीनता को बताता है। ये जो है सूचकांक है, इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ अ फाइनेस, महीनता सूचकांक है मिलावे का। द हाइयर द FM द कोर्सर द एग्रीगेट, मतलब कि अगर आपकी जो फाइनेस मॉडुलस है वो बहुत ज़्यादा है तो आपका एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा।
FM of fine aggregate is useful in estimating proportion of fine and coarse aggregate in concrete mixture. किसी भी कंक्रीट मिक्सचर्स में आप उसमें बता सकते हैं कि कितना प्रोपोर्शन जो है फाइन और कोर्स एग्रीगेट का है, उसको शो करता है। प्रोपोर्शन उसका शो करता है, फाइन कितना है और कोर्स एग्रीगेट कितना है किसी भी कंक्रीट मिक्स में, उसके फाइनेंस मॉडल से हम बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते पॉइंट है द फाइनेंस मॉडल्स FM ऑफ बोथ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेटेड ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द cumulative percentage by mass retained on each of specified series of sieves and dividing this sum by 100। मतलब हम किसी भी जो है फाइनेंस मॉडल निकालने के लिए, फाइन हो या कोर्स एग्रीगेट का, तो इसमें क्या करते हैं, एडिंग द क्यूमुलेटिव परसेंटेज उसका जो होगा उसको ऐड करते हैं। क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। और उसको जो है बाय मास रिटेंड, मतलब मास रिटेंड से जितना क्यूमुलेटिव परसेंटेज मिला है उसको हम उसमें ऐड करेंगे। फिर जो है हर एक सीरीज़ में जो है इस सीरीज में ऐसा करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद डिवाइड उसको कर देते हैं 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला है FM इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेंड ऑन स्पेसिफाइड, जितना भी है उसको समेसन कर लेंगे और फिर उसका जो है 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमें मिलेगा वो आपका फाइनेंस मॉडल्स होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंस मॉडल्स आपका दिया गया है सैंड का। सैंड में भी कैटेगरी है फाइन, मीडियम एंड कोर्स। तो फाइन के लिए 2.2 से 2.6, मीडियम के लिए 6 से 2.6 से 2.9 और कोर्स के लिए 2.9 से 3.2 रहता है फाइनेंस मॉडल। फिर अब देखेंगे आगे सीव एनालिसिस क्या होता है। देखिए सीव एनालिसिस जो होता है इसका हम यूज करते हैं यहाँ पे, कंडक्टेड डिटरमाइन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साइज़ का वो कैसा है इन अ सैंपल में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल का, वो हम देखते हैं किसी भी एग्रीगेट में सैंपल में। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, उस वी कॉल ग्रेडेशन, इसको वो ग्रेडेशन बोल सकते हैं। तो ग्रेडेशन देखते हैं किसी भी सैंपल में। और क्या है ये ऑपरेशन डिवाइडिंग द सैंपल ऑफ एग्रीगेट, मतलब सैंपल ऑफ एग्रीगेट को डिवाइड करता है उनके पार्टिकल साइज में। वेरियस फ्रैक्शंस इन ईच कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेम साइज के भी हो सकते हैं। तो ये एक ऑपरेशन होता है। फिर देखते हैं द एग्रीगेट यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट नॉर्मली ऑफ द मैक्सिमम साइज 80 mm हो सकती है। मैक्सिमम साइज जो यूज करते हैं कंक्रीट में 40 mm, 20 mm, 10 mm, ये सारी आपकी जो है पार्टिकल साइज़ दी गई हैं। नॉर्मली जो मैक्सिमम साइज़ है वो घटते हुए आप ऑर्डर में देख सकते हैं। देखिए 150 माइक्रोन तक दिया गया। फिर द एग्रीगेट फ्रैक्शन 80 mm टू 4.7 mm टर्म्ड एज कोर्स एग्रीगेट। तो 80 से जो 4.7 mm के बीच में होंगे उनको कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे। एंड फ्रैक्शन फ्रॉम 4.75 mm से 150 माइक्रोन जो होंगे वो फाइन एग्रीगेट आपके कहलाएंगे। फिर देखते हैं एज पर IS इंडियन स्टैंडर्ड 2386 पार्ट फर्स्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए एज पर IS 2386 पार्ट फर्स्ट हम देख रहे थे। तो इसमें आपको 6 स्टैंडर्ड में सीप्स को जो है डिवाइड किया गया है। 150 माइक्रोन टू 4.75 mm और 150 माइक्रोन 300 माइक्रोन लिख सकते हैं इसको, और 600 माइक्रोन 1.18। मतलब यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो है 150 माइक्रोन टू 4.75 mm रेंज दी गई है। इसके बीच में जितनी भी आपकी सीप्स आएंगी, सीप साइज़, वो सारी आपकी इसमें पार्ट फर्स्ट 6 स्टैंडर्ड दिए गए हैं फाइन एग्रीगेट के लिए। फिर कोर्स के लिए जो साइज़ है वो 5 साइज़ हैं। कौन कौन से, 4.75 से लेके 80 mm तक। तो इसमें 4.75 mm, 10 mm, 12.5 mm, 20 mm, 40 mm, ये सारे आपके कोर्स एग्रीगेट के लिए यूज़ करते हैं। वैसे आपको चालनी का सीप का यूज़ किया जाता है। कोर्स एग्रीगेट को जो है जब मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें लेते हैं हम उसको चाल के, 20 mm का लेना है तो 20 mm वाली चलनी लेंगे, उसमें से 20 mm का पास हो जाएगा आपका। फिर देखते हैं द साइज 4.75 mm इस कॉमन फ्रैक्शन अपेयरिंग बोथ इन कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। ये जो आपका साइज़ होगा ये कोर्स में भी मिलेगा और फाइन एग्रीगेट दोनों में मिलता है। फिर देखिए ग्रेडिंग पैटर्न ऑफ सैंपल कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट। एसेस बाय सीविंग सैंपल सक्सेस थ्रू ऑल सीव्स माउंटेड
वन ओवर द अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं हम साइज़ को इन ऑर्डर साइज विद लार्जर सिव ऑन द टॉप, सबसे पहले बड़े साइज़, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, ऐसे साइज़ में हम रखते हैं उसको ग्रेडेशन करने के लिए। फिर देखिए द मटेरियल रिटेन्ड ऑन ईच सीप, जो हर चीज़ पे आपका मटेरियल रिटेन्ड होगा आफ्टर सेकिंग, मतलब सेकिंग क्या कहते हैं उसको, चांदी को धीरे धीरे से हिलाते हैं जिससे आपका गिरता है, जो गिरना होता है पास होना तो पास होता है, जो रिटेंड होता है वो रिटेंड हो जाता है ऊपर। फिर देखिए रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन एग्रीगेट कोर्सर देन सीव इन क्वेश्चन एंड फाइनर देन सीव एबव, मतलब फाइनर देन जो उससे मोटी होगी वो ऊपर रह जाएगी, जो उससे छोटी होगी वो नीचे गिर जाएगी। फिर सीविंग कैन बी डन आइदर मैनुअली और मैकेनिकली, दोनों टाइप से हो सकती है, मशीन से भी सीव कर सकते हैं और हाथ से भी हम कर सकते हैं, दोनों टाइप से आप कर सकते हैं। फिर आगे इसमें देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इसमें से पढ़ लीजिएगा, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इनुमरेट द वेरियस इम्प्योरिटीज इन वाटर हैविंग डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन कंक्रीट, मतलब कंक्रीट यूज करते हैं, सॉरी कंक्रीट में जो वाटर यूज करते हैं वो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होना चाहिए, लाइक जैसे क्लोराइड्स हो गया, सल्फेट हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गए, शुगर हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, ये सारे से आपको फ्री होना चाहिए। तो इनकी देखिए कुछ परमिसिबल लिमिट दी गई है कुछ मटेरियल्स की, सॉलिड्स की, उनको देखते हैं क्या क्या है जो वाटर हम यूज़ करते हैं कंक्रीट में। तो उनकी ऑर्गेनिक की जो आपकी परमिसिबल लिमिट है 200 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक 3000, सल्फेट्स 400, क्लोराइड्स फॉर प्लेन कंक्रीट मतलब पीसीसी के लिए 2000 और आरसीसी के लिए 500 और सस्पेंडेड मैटर 2000। तो ये सारी चीज़ें आप एक लिमिट में होना चाहिए जो हम वाटर यूज करते हैं कंक्रीट में। और वेस्ट वाटर कह सकते हैं, इट इज़ बेस्ट नॉट यूज फॉर वेस्ट वाटर, मतलब वेस्ट वाटर को हम नहीं यूज करते हैं, उसमें प्रॉपर टेस्टिंग उसको कर लेंगे, अगर ठीक होगा तभी हम उसका यूज करते हैं। और शुगर की जो मात्रा होगी, शुगर की क्वांटिटी होगी रिटार्डर सेटिंग टाइम, शुगर जो करता है अगर ज़्यादा मात्रा हो गई तो वो रिटार्ड करता है। टू मच शुगर में किल दी कंक्रीट, जो ज़्यादा शुगर कर देते हैं वो कंक्रीट को किल करता है, इट विल नॉट सेट, मतलब सेट नहीं होने देता है। ओके, ज़्यादा कर देंगे तो सेटिंग नहीं हो पाएगी, इस वजह से शुगर की भी हम लिमिट में रखते हैं। सल्फेट्स वगैरह जो है सारे आप यहाँ से देख लेंगे। जो क्लोराइड्स होता है वो अगर ज़्यादा होगा तो उसमें जो स्टील हम डालते हैं आरसीसी में उसको वो कोराइजन करेगा और सेटिंग को एसिलरेट कर देता है, कोराइजन इफेक्ट भी देता है क्लोराइड्स। बाकी सारी चीज़ें हैं तो आप यहाँ ये पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट यूनिट जो है हम कंप्लीट कर लिए हैं, जो है सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। और सेकेंड यूनिट ऐसा करेंगे, इसमें जो है बहुत बड़ा लंबा जो है लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इस वजह से हम क्विक रिवीजन वाला सेकेंड और थर्ड यूनिट करेंगे, उससे थोड़ा आपका रिवीजन पहले कर लेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो लॉन्ग आंसर करेंगे। ओके, तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ऐसे ही। थैंक यू सो मच, आप जो पूरा वीडियो देखते हैं उसके लिए, और पूरा वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा हो तो आप टाइम लग रहा है तो स्पीड आप बढ़ा लीजिए करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।